सो वेलकम बैक टू स्टूडेंट, दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है साथियों। ये क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर है थर्ड। क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि इंग्लिश में एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। मतलब ये वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों। वीडियो के 2 ही पार्ट है, आधे आधे घंटे से ऊपर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए, अदरवाइज़ आप वीडियो को 1.25x की स्पीड से देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी जल्दी ये वीडियो ख़त्म होने में मदद करेगी। और इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट आपको थर्ड चैप्टर जो है बताने की कोशिश करी है 2 पार्ट के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये देखना है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आपको नाम से ही दोस्तों पता चलता होगा कि 3 महाद्वीप यानी कि 3 कॉन्टिनेंट। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कितने कॉन्टिनेंट है। पूरे यूनिवर्स को अगर आप देखते हैं, पूरे ग्लोब को देखते हैं, तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे महाद्वीपों को बांटा हुआ है। तो हमारे 3 महाद्वीपों में हमने इसे बांट रखा है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। हमने यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट? तो 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास। हमारे देश में 7 कॉन्टिनेंट मिलते हैं हम लोगों को, लेकिन हमारे में 7 कॉन्टिनेंट में 3 कॉन्टिनेंट ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, जहां पर रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य कहाँ है दोस्तों? ये आपको इटली के अंदर दिखाई दे रहा है। ये रोमन साम्राज्य उस टाइम पीरियड पे 3 साम्राज्यों जो 3 कॉन्टिनेंट थे वहाँ तक इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी तरीके से इन लोगों ने कैप्चर कर रखा था। तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि साम्राज्य जो है यानी कि रोमन एम्पायर जो है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पर राजनीतिक ताकतें कैसी थी, वहाँ पे साम्राज्य जो थी किन किन लोगों के हाथ में बटा हुआ था, वहाँ की भाषा कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ पे अगर कानूनी व्यवस्था थी तो कैसी थी, क्या उनका रिलेशन कहीं ना कहीं आज की व्यवस्था में रिलेट होता है या नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में उस समय पे क्या जो ये जो दास का सिस्टम था, स्लेव का जो सिस्टम था, उसमें क्या बदलाव आए। मतलब इतने सारे क्वेश्चन दो तो आप देख सकते हैं कि वो इतना जल्दी कवर होना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज़ वाई थोड़ा समय लगेगा। या तो आप 1.25x की स्पीड से आप वीडियो को देखें, जिससे आपको जल्दी एक्सप्लेन होने में मदद मिलेगी। तो ये आपको मैप दिख रहा है, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ये पूरे सारे कॉन्टिनेंट हैं जो उस समय पे उनके इलाकों में घिरे हुए थे। अब इतना बड़ा रोमन एम्पायर का इतिहास है हमारे देश के अंदर, और क्योंकि हम बाहर का ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर समझाया जाता है कि इसके थ्रू हमें कैसे दूसरे इतिहास को जानने को मिलता है ना। तो सोर्स दोस्तों, सोर्स कौन कौन से जैसे हमें देखने को मिलता है? टैक्सेस, जिसे आप पाठ्य सामग्री बोल सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, दस्तावेज बोल सकते हैं। एंड देन मटेरियल रिमेल्स। मटेरियल रिमेल्स के अंदर दोस्तों भौतिक जो अवशेष होते हैं, जो ज़मीनों के अंदर या कोई मॉन्यूमेंट्स बने हुए या पत्थर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये सोर्स है जिसकी वजह से हमें जानने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको पूछे कोई भी कि आप बताइए कि रोमन एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर को जानने के आपको स्रोत क्या मिलते हैं, व्हाट आर द मेन सोर्सेज, तो दोस्तों सोर्स जो है ना वो यही है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पूछता है कि सोर्स बताइए क्या है, तो आपको ये लिखने के साथ साथ इनको डिस्क्राइब करना होता है, जिससे आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। सो टैक्सेस की अगर बात कर ली जाए तो टैक्सेस होते क्या हैं दोस्तों? ये लोग क्या करते थे कि उस समय पे उस काल के अंदर जो भी इतिहास लिखा जाता था वो समकालीनों के द्वारा लिखा जाता था। मतलब कोई बंदा जो था उसको स्पेशली अपॉइंट करा जाता था जो इतिहास लिखता था। अब ये जो बंदा इतिहास लिखता था वो एनल्स करके एक वार्षिक वृत्तांत होता है, एक बुक होती है, जो बंदा पूरी तरीके से साल के अंदर जो सब कुछ रोमन साम्राज्य के अंदर गठित हुआ है वो सारा का सारा दोस्तों एक किताब के अंदर डाल दिया जाता है। और ये किताब के अंदर मैं बोल सकता हूँ कानून भी हो सकते हैं। इस किताब के अंदर किसी राजा ने किसी को कोई लेटर लिखा हो तो वो क्या होगा, किस चीज़ पे बात चल रही है, ये सब उस समय पे रोमन एम्पायर के लोग अपने इतिहास के अंदर रखते थे। तो मैं बोल सकता हूँ एक बुक की तरह हमारे पास एक टैक्सेस सोर्स जो था रोमन इतिहास को जानने के लिए वो एनल्स थे। एनल ऑफ द वर्ल्ड, ये हमने देख लिया और समझ लिया कि क्या होते हैं। दूसरा फिर हमने देखा डॉक्यूमेंट, जैसे आप दस्तावेज बोलते हैं दोस्तों। तो ये एक तरीके की पांडुलिपि भी हो गई। इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, पांडुलिपि
अब पत्थरों पे लिखे या कागज़ पे लिखे, या एक होता था डॉक्यूमेंट्स ऑफ पपायरस स्क्रॉल। आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल आपको दिखाई दे रहा है। पपायरस करके एक पेड़ का पत्ता होता है, उससे क्या कहते हैं, उस पत्ते पे लिखा जाता है और फिर गोल गोल बना के, क्योंकि उस समय पेपर तो होते नहीं थे अभिलेखों को लिखने के लिए। तो दोस्तों या तो आप कह सकते हैं कि या तो पत्थरों पे लिखते थे, और या तो हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग क्या कहते हैं, पपायरस एक पत्ता होता था उस पर लिख देते थे, ताकि बाद में पता चल सके किसके बीच में क्या संधि हुई है, कैसे हुआ, क्या हुआ है ना। एंड तीसरा पॉइंट आता हमारा मटेरियल रिमेन्स। दोस्तों बहुत समय के बाद जब हम लोगों ने खुदाई करी होगी, जब रोमन साम्राज्य को ढूंढा जा रहा होगा, रोमन साम्राज्य से रिलेटेड जब चीज़ें मिली होंगी, तो लोगों को समझ में आया होगा खुदाई के समय कि उस क्षेत्र के अंदर सर्वेक्षण हुए थे। उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी इमारतें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, सिक्के हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली जो हमारे इतिहास के लिए बहुत एक बड़ा नील का पत्थर साबित हुआ, जिससे इतिहासकारों को इन सभी स्रोतों के बारे में पता चलता है। एंड देन फिर फाइनली हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करनी चालू करी, और मटेरियल रिमेन्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें रोमन इतिहास के बारे में जानने को मिल पा रहा है। तो वीडियो अब हमारी पूरी की पूरी रोमन हिस्ट्री के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये शुरुआती पोर्शन था जो मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से लेके 7वीं शताब्दी तक, मतलब जब तक क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ इस्लाम धर्म नहीं आया था, जब तक इस्लाम धर्म लगभग पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद 630 के अंदर आ चुका था। और जब तक इस्लाम धर्म नहीं आया था उसके पहले यूरोप, अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे विशाल क्षेत्र थे, जिसमें दो ही जो साम्राज्य थे, रोम और ईरान, ये दो ही जो थे आपस में बहुत शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये टाइग्रिस और यूफ्रेट नदी जो है उसके आसपास के इलाकों में बसने वाले लोग थे। ये अधिकांश व्यक्ति जो होते थे आपस में ये लोग लड़ते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग साम्राज्य के, है ना, इसी वजह से। तो रोमन साम्राज्य के अंदर अगर किसी की लड़ाई हुई है तो ईरानियन से हुई है। तो दे वर राइवल एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर मच ऑफ देयर हिस्ट्री। तो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे ये लोग, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े साम्राज्य हैं। तो दैट इज़ वाई हम पूरा का पूरा इसी चैप्टर के अंदर इन दोनों से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो रोमन एम्पायर आप देख सकते हैं दो मोस्ट पावरफुल है। सबसे पहले रोमन एम्पायर के बारे में जान लेते हैं कि रोमन की खासियत क्या है। तो रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्पेन टू यूरोप टू सीरिया इन द वेस्ट अलॉन्ग द मेडिटेरेनियन सी इन द अफ्रीका डेजर्ट। अब रोमन साम्राज्य जो है यूरोप में स्पेन और सीरिया के भूमध्य सागर तक फैला हुआ है और अफ्रीका के रेगिस्तानों तक फैला हुआ है ना। और नॉर्थ के अंदर जो बाउंड्रीज है वो सारा डेजर्ट से लेकर राइन एंड ड्यूब जो नदी है, आपको मैप में मैं दिखाऊंगा, राइन एंड ड्यूब नदी, यहाँ तक रोमन साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। तो ये उनका क्षेत्रफल हो गया। जो रोमन एम्पायर था और जो ईरान एम्पायर था, तो रोमन एम्पायर के पास कितनी ज़मीनें थी यूरोप के अंदर, एंड देन उसके बाद ये अफ्रीका आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका के इधर तक के इलाके जो थे ये इनके अंडर में थे। तो ये पूरा का पूरा रोम साम्राज्य का था। अब आपको ये दिखाई दे रहा है ईरानियन एम्पायर, अफगानिस्तान और ईरान एम्पायर का देख रहे हैं आप कितना बड़ा एम्पायर इन लोगों ने कैप्चर करा हुआ है। ये पूरा का पूरा एम्पायर इनका था। तो हम बोल सकते हैं कि ईरान के लोग भी जो थे ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली ही व्यक्ति माने जा सकते हैं, क्योंकि इनका एम्पायर भी जो है ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एम्पायर है इन लोगों का। तो ईरान एम्पायर देख सकते हैं आप कैरिस्पियन सी से लेके अरेबियन सी और ईस्टर्न अफगानिस्तान तक यहाँ तक फैला हुआ है। ये आपको मैप पूरा दिखाई दे रहा है और ये दोनों के दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं ईरान एंड रोमन एम्पायर। अब दुनिया के अंदर उस समय पे दो महाशक्तियाँ जो मैं बोल सकता हूँ वो रोमन और ईरान ही थे, जो उस समय पे बहुत बड़े हिस्से के अंदर रहते थे। तो दोस्तों हम इसके अंदर वैसे तो रोमन एम्पायर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो रोमन एम्पायर की भी कुछ हिस्ट्री है जो ज़्यादा डीपली किताबों के अंदर तो नहीं बताई गई है दोस्तों, क्योंकि हम रोमन एम्पायर के अंदर रोमन वर्सेस हम ईरान पढ़ रहे हैं, तो पूरा फोकस हमारा रोमन एम्पायर पे रहेगा। तो इतिहासकारों ने बहुत ही सिंपल तरीके से मोटे तौर पर ये बताया है
कि अगर आपको रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना है ना, तो आपको ये वाला फ्रेज पढ़ना चाहिए, यानी कि इससे पहले वाला फ्रेज 27 बीसी से लेके पहले वाला फ्रेज जो है वैसे तो आपकी बुकों के अंदर है ही नहीं, यानी कि 506 बीसी से लेके 27 बीसी इतना पुराना आपकी किताबों के अंदर नहीं दिया हुआ है। अर्ली रोमन एम्पायर जो है वो इसे बोलते हैं, जो मैंने आपको ये वाला पार्ट दिखाने की कोशिश करी है, जो रोमन एम्पायर मैंने ये करा है। अर्ली रोमन एम्पायर जो है, यहाँ तक आप एक तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आप जानेंगे लेट रोमन एम्पायर, जिसे हम पूर्ववर्ती रोमन एम्पायर या परवर्ती रोमन एम्पायर के डिवाइड में करते हैं। ये 400 एडी से लेके 700 एडी के बीच में है और अर्ली रोमन एम्पायर जो है 700 बीसी से लेके 13 एडी के बीच में है। तो बीच में ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि बीच में एक संकट आया था जो 100 साल का था, जिसे तीसरी शताब्दी संकट के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि पूरा का पूरा फोकस जो है दो महाशक्तियों के बीच में है, रोमन साम्राज्य की तुलना जो है ईरान से करी गई है, तो इसके अंदर यही बताया हुआ है कि डिफरेंट बताना है आपको कि रोमन एम्पायर में और ईरान के एम्पायर में दोस्तों डिफरेंट क्या है। तो अगर देखा जाए कि ईरान जो था उसने जो रोमन एम्पायर का पड़ोसी कॉन्टिनेंट बोल सकता हूँ मैं, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा तुलना थी उनकी आबादी को लेके, विविध आबादी थी। उसका एकमात्र कारण क्या था? उसका एकमात्र कारण ये था कि ईरान के ऊपर ना लोगों ने शासन भी करा था, यानी कि पार्थिवन डायनेस्टी एंड संसीरियन राजवंश, दो ऐसे राजवंश आए थे जिन्होंने कभी ईरान की आबादी के ऊपर शासन किया था, यानी कि ईरान के लोगों से हटाकर दूसरे लोगों के हाथों में शासन चला गया था। दैट इज़ वाई वहाँ पे जो रोमन एम्पायर है ना, उसके कंपैरिजन में और ईरान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा संस्कृति को लेके जो देखा जाता है डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इलाके जो है कैप्चर कर लिए गए थे, आपको ये पार्थिवन एम्पायर दिख रहा है और आपको ये ससीरियन एम्पायर दिख रहा है, जिन्होंने बाद में क्या कहते हैं अपने हिसाब से कैप्चर करा था इलाका और ईरान से इलाका छीन लिया गया था। तो यहाँ पे आपको मैप के थ्रू भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब ईरान एम्पायर दूसरे इलाकों से कब्जाया गया तो कहीं ना कहीं संस्कृति दोस्तों मिल गई थी और दैट इज़ वाई यहाँ पे अगर कल्चर देखा जाए तो बहुत अलग अलग हो सकता है। तो बस रोमन एम्पायर के ऊपर हमारा चैप्टर है, तो हमें रोमन एम्पायर के बारे में समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि रोमन एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जिसमें बहुत सारी भाषा बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर उस समय पे ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो है उस समय इस्तेमाल में लाई जाती थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में, यानी कि कानूनी व्यवस्था के पर्पस में लाई जाती थी। यहाँ पर जो ग्रीक लैंग्वेज है वो बड़े समाज के लोग बोलते थे और जो लैटिन लैंग्वेज है उस समय ऐसा बोला जाता कि जो मोस्टली जो लोग थे जो लिखते थे बोलते थे वो लैटिन भाषा में बोलते थे। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि रोमन एम्पायर के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो आपको कौन सी बोलनी है? ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, दो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें पूरा का पूरा इतिहास इनका लिखा भी गया था और उसके बाद उस समय पे ऐसा बोला जाता है कि अगर इन लोगों ने कुछ भी बनाया होगा तो इन दो लैंग्वेज के अंदर ही बनाया होगा। अब सबसे ख़ास बात इस साम्राज्य की ये है कि दोस्तों यहाँ पर इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो राजा होगा मतलब रोम साम्राज्य का जो राजा होगा वो कहीं पे भी रहे या कोई सी भी भाषा बोलता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी लोगों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है ना? तो इतना बड़ा साम्राज्य चलाने वाला व्यक्ति अगर देखा जाए तो कितने सारे यहाँ पे राजा रजवाड़े आए होंगे, है ना? तो उसके हिसाब से देखा ही जाता है कि इतना बड़ा साम्राज्य अगर है तो उसमें 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर मैं आपको बताना चाहूँगा जिसकी वजह से साम्राज्य चल पाया, जिसमें से पहला है एम्पायर जैसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी बोला जाता है, देन सेनेट बॉडी ऑफ वेल्दी पीपल बोला जाता है, एंड देन आर्मी पेड एंड प्रोफेशनल्स। तो ये पूरे के पूरे साम्राज्य के सबसे अहम व्यक्तियों में से एक है। सबसे पहले अगर बात कर ले सोर्स ऑफ अथॉरिटी की जिसे एम्पायर बोलते हैं, तो दोस्तों ये एक पहला व्यक्ति था अर्ली रोमन एम्पायर, अर्ली रोमन एम्पायर। दोस्तों ये अर्ली रोमन एम्पायर जब स्टार्ट हुआ ना तो उस समय पे जो अगस्टक ने पूरी तरीके से साम्राज्य के अंदर बहुत परिवर्तन लेके आया।
पहला सम्राट जो था, इसने पूरी तरीके से अपने फादर की, जो उस समय पे मैं बोल सकता हूँ कि रोमन रिपब्लिक का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, अगर आपने अभी इससे पहले वाला पीछे वाले पार्ट में देखा होगा कि रोमन रिपब्लिक जो है वो उसने, रोमन एम्पायर रिपब्लिक उसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी और बोला कि मैं ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी हूँ और सारे के सारे जितने भी क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मेरे ही थ्रू आके बनेंगे। जबकि रोमन रिपब्लिक के अंदर सेनेट जो होते थे, जो वेल्दी फैमिली बोली जाती है, उसकी बहुत अच्छी पकड़ होती थी। लेकिन अब यहाँ पर जब अगस्टक आया था उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। सेकंड अगर बात करें हम लोग सेनेट की, तो दोस्तों सेनेट एक वेल्दी फैमिली है। आज जैसे आज की डेट में हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर हम पार्लियामेंट चलाते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट के अंदर हमारे क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल विल पास होते हैं। ऐसी रोमन साम्राज्य के अंदर यानी कि ईरान के अंदर पार्लियामेंट का काम करने वाले जो व्यक्ति थे सीनेट बोलते हैं। यानी कि सीनेट एक तरीके की इटली की पार्लियामेंट मान लीजिए, और इसी वजह से इटली की पार्लियामेंट का नाम आज भी सीनेट ही है। अब सीनेट के अंदर जो भी बंदे इलेक्ट होते थे, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो सभा है ना दोस्तों, ये सीनेट है, सीनेट मेंबर है। तो ये सारे के सारे सीनेट मेंबर हैं। अभी जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितने गिनती में आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वेल्दी फैमिली के मेंबर हैं। तो वेल्दी फैमिली के जो मेंबर थे, तो रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड पे जब रोमन रिपब्लिक था, तो इन वेल्दी फैमिली की इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि इनसे डाउट्स पूछे जाते थे, इनसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता था। लेकिन जब शासन व्यवस्था में ऑगस्टक आ गया, तो सीनेट्स की पावर बहुत मात्रा में गिर चुकी थी। तो रोमन रिपब्लिक के समय सीनेट की वैल्यू थी। और रोमन रिपब्लिक का टाइम पीरियड क्या है, 506 बीसीई से लेके 27 बीसीई तक है। तो इस समय रोमन रिपब्लिक में वेल्दी बॉडी ऑफ फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंट थी सीनेट की, और गणतंत्र सरकार उस समय होती थी, हर चीज़ रिटर्न में होता था और सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता था। लेकिन जब इनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, जब सीनेट्स की वैल्यू और उसके बाद सोर्स ऑफ अथॉरिटी दोनों की वैल्यू सरकार ने जब अपने हाथ में ले ली, तो उस समय वही किंग बन गया। तीसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जो पूरे के पूरे साम्राज्य का है, इस पुस्तक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से यही है कि सीनेट और सम्राट के बाद, यानी कि सीनेट और राजा के बाद अगर शासन के अंदर कोई तीसरी संस्था है ना, तो दोस्तों यही है, सेना जो है तीसरी संस्था है। तो फीचर ऑफ रोमन एम्पायर के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आर्मी जो होती थी पेड एंड प्रोफेशनल्स होती थी। यहाँ पे जितने भी आर्मी मेंबर होते थे उस समय पे बहुत अच्छे होते थे, बहुत कुशल होते थे। इनकी सबसे अच्छी खासियत बात ये होती है कि इन्हें 25 साल तक क्या कहते हैं उस समय सेवा में रहना पड़ता था। इनको सैलरी मिलती थी, और ख़ास बात ये है कि इनको जॉब के बाद जो आजकल हम इन पेंशन देते हैं वो भी इन समय पे इन लोगों को मिलती थी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रोमन एम्पायर के अंदर सीनेट, एम्पायर और उसके बाद आर्मी जो होती थी बहुत प्रोफेशनल और बहुत फेमस होती थी, और इसके बिना रोमन एम्पायर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों अब बात अगर ये कर ले हम लोग कि रोमन एम्पायर के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है या कैसे इसका सिलेक्शन किया जाता होगा, तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों हमने तो ये देख लिया कि अगर रोमन साम्राज्य चलाया जाना है तो उसमें सीनेटर्स है जिन्हें अभिजात वर्ग बोलते हैं, सैनिक है, राजा है, उसकी अपनी अहम वैल्यू है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने देखा कि सोल्जर जो है अगर अपने अच्छे पैसों के लिए और उनको पेमेंट ना मिले, तो कहीं ना कहीं सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है। और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है तो सिंपल सी बात है, साम्राज्य के अंदर कहीं ना कहीं जो इनस्टेबिलिटी होती है वो हो जाती है। तो कोशिश क्या करी गई, तो कोशिश ये करी गई कि साम्राज्य को काफ़ी अच्छी तरीके से चलाने के लिए इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया। इन्होंने कहा कि अगर साम्राज्य के अंदर उत्तराधिकारी जो होते हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, तो ये कहा जाता है कि पिता के बाद जो राज्य होगा वो पुत्र को ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक सिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम बहुत खतरनाक ये है कि परिवार का जो वंश है, या तो प्राकृतिक रूप से जो बच्चा पैदा होता है नेचुरल बेसिस पे, या तो वो वंश का हिस्सा बन सकता है, या आपने किसी ने अडॉप्ट कर रखा हो, दत्तक पुत्र ले रखा हो, वो आपका साम्राज्य का हिस्सा बन सकता है। यानी कि रोमन एम्पायर के अंदर जो ऑगस्टक थे उसके बाद जो साम्राज्य के अंदर आया, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा
कि रोमन एम्पायर के अंदर उसने तो अपने आप को प्रिंसिपलेट घोषित कर लिया था, किसने, अगस्टस ने, लेकिन उसने इस बात को साबित करवाया लोगों के थ्रू और ये कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ही वारिस बनेगा ये रोमन एम्पायर का, और वो चाहे कैसा भी हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से मैंने पैदा करा हो या मैंने उसे गोद लिया हो। तो उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो सेना के अंदर ऐसा कहा जाता था कि जो टाइबेरियस है, मतलब जो उनका बेटा है, वो गोद लिया हुआ था अगस्टस का, और अगस्टस ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए कहीं ना कहीं टाइबेरियस को अपने बाद अपनी गद्दी पर बैठाया था। तो प्रिंसिपलेट सिस्टम जो है वैसे तो क्या कहते हैं आपका रोमन एम्पायर के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद अगस्टस के मरने के बाद टाइबेरियस जो है उन्होंने गद्दी संभाली, जो अगस्टस के गोद लिए हुए बेटे थे। तो टाइबेरियस के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि उनके फादर ने वैसे ही इतने सारे साम्राज्य जो हैं कैप्चर कर रखे थे, 3 कॉन्टिनेंट तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो मेरे हिसाब से टाइबेरियस अगर दूसरे इलाकों को कब्जाते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तव में वो जो टाइम पीरियड होगा वो पीसफुली नहीं रह जाएगा। तो इतना बड़ा साम्राज्य वैसे ही है, फिर उसे और ज़्यादा बड़े तरीके से कब्जाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए कब्जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे टाइबेरियस जो है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उस समय पे हायरार्की सिस्टम में कितना ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि रोमन एम्पायर जो पहली 2 शताब्दी तक बिल्कुल शांति प्रिय था, रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में बोल सकता हूँ कि अगस्टस ने, जो रोमन एम्पायर का राजा था, उसने सीनेट की पावर को हटा दिया। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया। इसने जब सीनेट को हटाया तो उसने अपने आप को प्रिंसिपलेट घोषित कर दिया। और प्रिंसिपलेट दोस्तों आपकी किताबों के अंदर स्पेशली वर्ड है जिसका मीनिंग आपको किताबों के अंदर भी मिल जाएगा। ये आपका इसका मीनिंग ये होता है कि प्रिंसिपलेट का वो बंदा जिसमें किंग और उसके बाद सीनेट दोनों की पावर आ जाए वो उस प्रिंसिपलेट कहलाता है। ये इटालियन वर्ड है जिसकी वजह से उस समय पे इसका इस्तेमाल करा गया था। और यहाँ पे रोमन एम्पायर के अंदर सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपलेट थी, जिसकी वजह से टाइबेरियस जो था उनका बेटा बना और सत्ता में आया। अब यहाँ पे अर्ली रोमन एम्पायर के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑक्टेवियन साम्राज्य जो था उस समय तक चला था, और यहाँ पे इस बंदे ने साम्राज्य को चलाया, और साम्राज्य को चलाने के बाद इसने अपने आप को प्रिंसिपलेट घोषित कर दिया। और इसका मतलब यही होता है एक ऐसा गणराज्य जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजा की ही चलती हो। और ये टाइम पीरियड दोस्तों बहुत शांतिपूर्ण था, और हम इसी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे कि उस समय पे अगर ये साम्राज्य उस समय पे शांतिपूर्ण था तो सही मायने में कहाँ कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, कहाँ कहाँ तक इन लोगों ने कैसे सिस्टम को बना रखा था, वो बहुत अहम रोल है। तो दशकों तक आंतरिक संघर्षों के बाद इन लोगों ने विजय प्राप्त करा, और 2 शताब्दी का जो टाइम पीरियड था बहुत शांतिपूर्ण था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ऐसा ये कहा जाता है कि इन लोगों ने पूरा का पूरा साम्राज्य जो है काफ़ी बड़े बड़े प्रांतों को कैप्चर कर रखा था। तो आपको ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से रोमन एम्पायर है, कैथरोज है, और उसका सिकंदरिया आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, जैसे आप अलेक्जेंडरिया बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल है, एंटीओक है, जेरूसलम है ना, एथिस्ट है। ये सारे वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उस समय पे मैं बोल सकता हूँ कि ये इनका सेंटर था, जहाँ पे सरकार अपने मिनिस्ट्री बनाती थी, सरकार अपने बड़े बड़े जैसे मिनिस्टर्स होते हैं वो इनके सेंटर बनाते थे, वो सब ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो शहरीकरण को बढ़ाने में, व्यापार को बढ़ाने में इन राज्यों ने बहुत मदद करी, क्योंकि सारे के सारे अपने कोने कोने के इलाके के अंदर फैले हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका साम्राज्य फैला हुआ था, ताकि देश का शासन चलाया जा सके। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहीं से व्यापार बढ़ेगा, यहीं से सारी पॉलिसीज़ तय होगी, बहुत सारे काम यहीं से होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ये कहा जाता है कि अगर रोमन एम्पायर जो था साम्राज्य चलाया जाता होगा तो कहीं ना कहीं हर किसी राज्य से कुछ ना कुछ टैक्स लिया जाता होगा। तो आपको हेरोड्स किंगडम दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा हेरोड्स किंगडम जो है ये पीले कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है 3rd नंबर में, जो पीले कलर का ये हेरोड्स किंगडम है दोस्तों। यहाँ पर हर साल में क्या कहते हैं ऐसे बोला जाता था कि एवरी ईयर जो है 5.4 मिलियन समथिंग, यानी कि 1,25,000 किलोग्राम से भी अधिक सोना जो है वहाँ से प्राप्त करा गया था। और यहाँ पे चांदी जो थी
और भी बड़ी मात्रा के अंदर मिलती थी और लगभग ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध शुद्ध चांदी के सिक्के के लिए यहीं से इन लोगों को चांदी मिलती थी रोमन एम्पायर को, और इससे व्यापार बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद हुई थी। तो यहाँ पे अब ऐसा ये बोला जाता है कि वास्तव में इटली के सिवाय और भी ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे इन लोगों ने अपने साम्राज्य बनाए हुए थे, जहाँ से ये लोग टैक्स वसूलते थे और सही तरीके से सिस्टम को चलाने की कोशिश करते थे। अब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि रोमन एम्पायर को अगर कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को चलाना है, तो रोमन एम्पायर को सिर्फ और सिर्फ टैक्स की ज़रूरत है दोस्तों। टैक्स से ही साम्राज्य चल सकता है। तो टैक्स वसूलने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं सम्राटों को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ऐसा ये कहा जाता है कि 2nd और 3rd सेंचुरी के अंदर जितने भी बड़े प्रांत के लोग थे उसमें अनुभवी अधिकारी जो थे उनको इस्टेब्लिश करा जाता था, और उनको ही कहा जाता था कि आपके पास सेना की कमान रहेगी। यानी कि इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि नए कुलीन वर्ग जो है उसका उदय हुआ था, और उन लोगों ने सेना पर नियंत्रण करा था और अपने इलाकों की देखभाल करनी चालू करी थी। लेकिन बस वो रोमन एम्पायर को क्या देते थे? टैक्स। तो रोमन एम्पायर को टैक्स से मतलब था, क्योंकि सीनेट की जो पावर थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता था, कहीं कहीं तो ऐसे इलाके थे, सीनेटर जो होते थे सीनेटर्स की तुलना में ये लोग जो थे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम्राट ऑगस्टस का उनको सपोर्ट होता था। तो एज कंपैरिजन सीनेट की वैल्यू गिर चुकी थी रोमन एम्पायर के अंदर, और दूसरे जो किंग्स थे, जो दूसरे किंग्स थे जिनको स्टेट्स दी जाती थी, और उनसे कहा जाता है कि आपको यहाँ पे अपनी पुलिस, आपको अपनी यहाँ पे आर्मी, वो सब सुरक्षित रखनी है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ सेंट्रल और स्टेट का। जो बच्चे मेरी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देखते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्टेट के पास दोस्तों बहुत सारी पावर होती है जो सेंट्रल को बताई जाती है काम के लिए। अब स्टेट जो होता है दोस्तों, स्टेट पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ टैक्स देता है किसको? सेंटर को। तो सेंटर को अगर वो टैक्स देगा तो ही स्टेट चल पाएगा। ऐसे ही अगस्टस जो था वो दूसरे स्टेट्स में किंग्स बनाता था और उनसे टैक्स लेता था, और उसके बाद साम्राज्य को चलाने की कोशिश करता था। तो इससे अगस्टस जो था बहुत पावरफुल बनता चला गया, सीनेट्स की वैल्यू गिरती चली गई। इसमें से एक एग्जांपल मैं आपको गैलिनियस का बता रहा हूँ। गैलिनियस नामक एक बंदा था जिसने कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य के अंदर जो सैन्य कमांड थी वो सीनेटर्स को छोड़ दी, और यहाँ पे सीनेटर्स को बहुत नीचे लेवल पे गिर दिया, और सारा का सारा साम्राज्य जो है इसने अपने हाथों में ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे रोमन साम्राज्य के संदर्भ में नगर एक ऐसी शहरी केंद्र था। मतलब अगर मैं मान के चलूँ, जितने भी मैंने आपको अभी मेन में स्टेट्स बताए जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स इकट्ठा होता था, एग्जाम्पल के लिए हम एंटीओक करके एक जगह थी, एक मैं रोमन सिटी मान के चलता हूँ इसको। तो रोमन सिटी दोस्तों ऐसी सिटी नहीं थी जहाँ से टैक्स बहुत बड़ी मात्रा में लिया जाता था तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ऐसा नहीं था। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल की दिल्ली भी एक भारत देश की सिटी है। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है। ऐसे ही उस समय पे रोमन सिटी जो होती थी दोस्तों, रोमन सिटी की खासियत उस समय पे जो थी, अब रोमन सिटी में जितने भी इलाके हो सकते थे, उस रोमन सिटी के अंदर उस समय पे मजिस्ट्रेट हो सकता था, उसके बाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सिटी काउंसिल्स हो सकते थे। ऐसे बहुत से राज्य थे जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी। वो सारे के सारे शाही केंद्र माने जाते थे। यहाँ पर ऐसा बोला ये जाता था, इसकी खासियत ये होती थी कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि कोई शहर है, अगर उसमें कोई अकाल पड़ जाए, खाने की कमी हो जाए, तो ये शहर ऐसे नहीं होते थे। ग्रामीण इलाकों की तुलना के अंदर इन सिटी वाले इलाकों के अंदर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती थी लोगों को। एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली मान के चल सकता हूँ। दिल्ली की कंपैरिजन में मैं बिहार की बात कर लूँ, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर लूँ, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे गाँव होंगे जहाँ पे नेट की फैसिलिटी नहीं होगी, लेकिन दिल्ली कंपैरिजन में दिल्ली के लोगों को सारी की सारी चीज़ें मिलती थी। एग्जाम्पल के लिए सिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी सार्वजनिक स्नान गृह।
सार्वजनिक स्नान गृह के अंदर ऐसा बोला जाता था कि सरकार ने जितनी भी रोमन सिटीज़ होती थी उसके अंदर ऐसे इलाके बनाती थी जिससे जो रोम वासी है वो अपने मनोरंजन का एक प्लेस बना सके, जिससे लोगों को मनोरंजन मिल सके। तो ऐसा कैलेंडर मिलता है लोगों को जिसमें बताया जाता है कि 101 साल के अंदर कम से कम ये 176 बार उस इलाकों के अंदर जाते थे। जो लोग सिटीज़ के अंदर रहते थे उन इलाकों के अंदर ये लोग जाते थे और अपना एंजॉय करते थे। तो आपने ये देख लिया कि टाइबेरियस का टाइम पीरियड तो हमने नहीं पढ़ा। टाइबेरियस के टाइम पीरियड से पहले हमने पढ़ा कि पहली और दूसरी शताब्दी के टाइम पीरियड पे कैसे साम्राज्य पे ये लोग कैप्चर करते थे और कैसे ये लोग वहाँ से टैक्सेस इकट्ठा करते थे दोस्तों। लेकिन तीसरी शताब्दी का संकट रोमन साम्राज्य के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। क्यों? पहली और दूसरी शताब्दी के अंदर तो मैं बोल सकता हूँ कि ये शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का टाइम पीरियड था और उस टाइम पीरियड पे कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि ये वाला टाइम पीरियड 225 ईसा पूर्व के लगभग ऐसा बोला था कि ससीरियन नामक जो एम्पायर था उसने इन पर अटैक करा और अटैक करने के बाद उसने 15 साल के अंदर ही अंदर उसने यूफ्रेट नदी, जिसे आप फरात नदी बोलते हैं, उसकी दिशा में इन लोगों ने चलना चालू करा। और इन्होंने ये दावा करा कि उन्होंने इनके रोमन वासियों के 60,000 सैनिकों को मार दिया और साथ साथ इन लोगों ने, ऐसा ये भी कहा जाता है कि इन लोगों ने जो सिटी थी उनकी एंटियोक, पहले उसकी राजधानी बनी थी, उन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। किन लोगों ने? ससीरियन एम्पायर, जिसके उस समय कौन थे? शाहपुर प्रथम जो है इन्होंने ये घोषित कर दिया था। तो आप ये मैप के थ्रू देख सकते हैं, ये एंटियोक वहाँ की राजधानी है। इस रोमन एम्पायर के राजधानी में ये ससीरियन एम्पायर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे आपके इलाकों को कैप्चर कर लिया है और हमने आपके 60,000 सैनिक जो है वो मार डाले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखा गया कि रोमन एम्पायर जो है वो कमज़ोर पड़ा। और रोमन एम्पायर को दोस्तों सिर्फ इन लोगों ने ही क्या कहते हैं नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि जबकि ऐसा ये भी कहा जाता है कि इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे एक राइन और डैन्यूब जो नदी है, ये जर्मन वासी के लोग यहाँ से आए थे, जर्मन वासी के लोग, और राइन एंड ड्यूब नदी को क्रॉस करते हुए इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं साम्राज्य के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी और बहुत सारे इलाके जो हैं वो कब्जाने की शुरुआत कर दी थी। और दूसरा जो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे 233 से 280 एडी के लगभग इसमें भी जो डायन नदी है उसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे अटैक होने की कोशिश करी गई थी, जिसकी वजह से रोमन साम्राज्य को दक्षिण के इलाकों तक सीमित होना पड़ गया था, है ना। ये वो टाइम पीरियड है जिसकी वजह से उस काल के टाइम पे लगातार रोम वासियों को उस समय पे विदेशी जो बार्बर लोग थे, बारबेनियंस जिन्हें बोलते हैं लोग, बाहर के लोग, उनसे बार बार जूझना पड़ रहा था। तो तीसरी शताब्दी के अंदर थोड़े थोड़े अंतर हमें देखने को मिलते हैं और ये भी हमें देखने को मिलते हैं कि 47 सालों के अंदर लगभग 25 सम्राट जो है वो बदल डाले थे। और सही मायने में ये जो टाइम पीरियड था रोमन इतिहास का बहुत ही तनावपूर्ण टाइम पीरियड था, जिसने रोमन इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो दोस्तों इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि तीसरी शताब्दी का जो संकट है वो रोमन एम्पायर के लिए इतना कठिन क्यों है, क्योंकि यही एक टाइम पीरियड था जिसमें ऐसा बोला जाता है कि ये सारे के सारे व्यक्ति अपने साम्राज्य को खो रहे थे, जो इतने टाइम पीरियड से 3 साम्राज्यों के अंदर फैला हुआ था। अब दोस्तों हम रोमन साम्राज्य की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि उन लोगों ने अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे करा, उन्होंने अपने स्लेवरी सिस्टम को कैसे बनाने की कोशिश करी थी, है ना। हायरार्की सिस्टम यहाँ पे कैसा होता था, कुलीन वर्ग कौन होते थे, और अगर जो 47 वर्षों के अंदर जो 25 साम्राज्य बदले हैं तो ये तो हमारा अर्ली रोमन एम्पायर था, लेट रोमन एम्पायर में क्या हुआ था वो सब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो दिस इज इट इन दिस पार्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।